हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का, जिसमें कि हम लोग मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मैथ प्रीवियस ईयर का रहेगा, साइंस भी प्रीवियस ईयर का है, लेकिन ये स्टेट का नहीं है। तो मैंने इसमें साइंस का जो ऐड कर रहे हैं, टॉपिक वाइज ऐड कर रहे हैं। जैसे अभी बोटनी का चला रहे हैं, तो यानी वनस्पति विज्ञान का चला रहे हैं। तो देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चंस है, और मैथ के साथ साथ साइंस की भी टॉपिक क्लियर होते चलेगा। ओके, तो देखिए हाँ, और इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा मैंने लिया है, क्योंकि बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने हटा दिया। उसके बदले में अदर जगह से, अदर पेपर जैसे ग्रुप डी के पेपर से मैंने उठाया है। तो और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने फेसबुक से उठाया है। एक गगन प्रताप डॉट सॉल्वर करके है, उसके पेज पे ये क्वेश्चन आया था। हमें लगा कि ये क्वेश्चन बढ़िया है, कराना चाहिए, तो चलिए इसको करते हैं। कहता है एक शहर की आबादी 10,000 है, यदि पुरुष की आबादी में 6% की वृद्धि, महिला की आबादी में 5% की वृद्धि, और वर्तमान आबादी 10,540 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करना है। एक साइड मेल है और इधर फीमेल है, तो मेल को 6% बढ़ाया गया है और फीमेल को 5% बढ़ाया गया है। ओके, तो अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना बढ़ा हुआ है, यानी पूरे पर देखा जाए, यानी दोनों मिलाकर कितना बढ़ा है। पहले 10,000 था, अब 10,540, तो कितना परसेंट बढ़ा है उसको देखना है दोनों मिला के। तो 540 बटे 10,000 गुना 100, तो यहाँ से देखा जाए 2 0 कट गए, 1 0, यानी 5.4% बढ़ा हुआ है दोनों मिलाकर। तो इसको बीच में रख देंगे, एलिगेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इतना परसेंट, तो इसमें इसको घटाकर इधर लिखना है, इसको इधर घटाकर इधर लिखना है। तो 6 में 5.4 घटाइएगा तो 0.6 आएगा, और इसमें घटाइए, यानी इस बड़ा वाला नंबर में छोटा वाला नंबर घट जाएगा, तो 0.4। तो ये अनुपात निकल कर आया मेल और फीमेल का। तो यहाँ से पॉइंट दोनों साइड है तो हटा देंगे, तो ये कट पिट के कितना निकल जाएगा, 2:3। तो मेल जो है 2:2 है और फीमेल 3 है, और टोटल मिलाकर यहाँ पहले कितना था, 10,000। ये तो पूछ रहा है महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो वर्तमान में थी उसका। तो यहाँ से कितना, 5 टोटल 5 यूनिट, और यहाँ से टोटल कितना, 10,000। तो 5 का मान 10,000, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 का मान कितना होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 का मान 2,000, 1 का मान 2,000। तो हमसे पूछा किसका है, फीमेल यानी महिलाओं का। तो महिला का अनुपात में कितना है, 3, तो हमें 3 का मान चाहिए, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो इसको भी 3 से गुना कर दीजिए। तो ये 6,000 जो निकल कर आएगी महिलाओं की संख्या। ओके, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। यहाँ पर देखिए 504 रुपए प्रति किलोग्राम और 540 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की चावल को तीसरी किस्म के साथ 1:2:1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। अधिमिश्रण का मूल्य 612 रुपये प्रति किलोग्राम है, तब तीसरी किस्म की मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करना है। एक है 504 रुपया पर किलो,
और एक है 540 रुपये पर किलो, और तीसरा क्या है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं 100 रुपये पर किलो है। लेकिन 504 रुपया वाला जो है अनुपात में 1 है, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, और 540 वाला भी 1 है, तो इसको भी 1 से गुना कर दीजिए। तीसरा जो है अनुपात में 2 है, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। ये टोटल मिलाकर जो मिश्रण का मूल्य अब जो बना है 612, लेकिन कितना का, 1 अनुपात 1, 1, 2, 2, 4 का, कितना का 4, क्योंकि अनुपात में कितना टोटल मान है 4, तो ये 612 बना है वह 4 अनुपात का। अच्छा प्रश्न है, करना चाहिए, और ये प्रीवियस ईयर का ही है, इसको मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, नहीं तो आप पेपर निकाल कर देख लीजिएगा। तो ये 504 प्लस 540 प्लस 2x, यानी तीसरी क्वालिटी को हमने x मान लिया कि 100 रुपये पर केजी है, और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा 6 चौक 24 और 12 चौक 48, यानी 2448 इतना। तो 2x बराबर कितना, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1044, तो इसमें 1044 घट जाएगा, यहीं पर मैं घटा देता हूँ 1044, तो बच गया कितना, तो 4 0 4 1 1404 इतना बच गया। तो x बराबर कितना है, यहाँ से 7 दूनी इतना 702, यानी जो तीसरा क्वालिटी का जो था किस्म उसका पर केजी मूल्य था 702 रुपये। ये राइट आंसर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच विचार कर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी करते हैं, है कि नहीं, और अगर आप कम से कम एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन अच्छा क्वालिटी का कर दिए तो आपका रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। कहता है संख्या इतना को x का मान क्या है यदि संख्या 6 से विभाज्य हो, लेकिन 5 से नहीं, संख्या क्या है 3 4 2 6 x, इसको 6 से विभाज्य करना है। तो 6 से भाग लगाने का रूल क्या है कि 6 से जो भाग लगेगा या तो वो संख्या 3 से भी भाग लगनी चाहिए और 2 से भी भाग लगनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखें जो कि 2 से भाग लगेगा, तो आपका 3 रखने से तो काम होने वाला नहीं है, बाकी बात बचाइए तीनों, क्योंकि अगर यहाँ रख दीजिएगा 4 भी रखिएगा तो 2 से कटेगा, 6 भी रखिएगा तो 2 से पूरे संख्या कटेगा, 8 भी रखिएगा तो 2 से ये पूरे संख्या कट जाएगा। तो इन तीन ऑप्शन आ गया। अब 3 का रूल क्या होता है कि इस पूरे संख्या को अगर 3 से कटाना हो तो रूल क्या होता है कि सभी को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 4 3 7 2 9 6 15 प्लस x, 15 प्लस x। मैंने यहाँ पर 2 से पहले ऑलरेडी भाग चेक करके देखा तो ये 3 ऑप्शन आ रहे थे सही होने के लिए, लेकिन हम 3 से चेक करेंगे क्योंकि हमें 3 आंसर तो होगा नहीं, कोई एक आंसर होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो x यहाँ पर अब क्या मान रखें जो कि ये पूरा यहाँ पर 6 से भाग आपको नहीं लगाना है, अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि 6 से भाग लगाना है, तो 3 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर अब कौन सा मान रखें जो कि ये जोड़ने पर 3 से पूरा तरह कट जाए, तो आपका जवाब होगा कि 15 3 18, लेकिन 3 तो रख नहीं सकते हैं, 4 रख दें तो 19 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि 3 इसलिए नहीं रख सकते हैं, लास्ट में 3 अगर आ गया तो 2 से नहीं कट सकता, इसलिए 3 नहीं रख सकते। ओके, क्योंकि हमें 6 से भी कटा, यानी 6 से हमको कटाना, इसलिए 6 अगर रख दें तो 21 हो जाएगा। क्या 21 3 से कटेंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल 21 3 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर 6 रख दिए तो ये 2 से भी कट गए और 3 से भी कट गए, तो 6 ही हमारा राइट आंसर है, ना कि ये। तो ये भाग लगाने का रूल आपको पता है, हालांकि भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, वो भी आपका यहाँ पर इजी ही होगा। यदि tan थीटा बराबर
बटे 15 है तो ये रूट अंडर ऐसे का प्रश्न है 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर 1 नहीं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये टाइपिंग करने में नहीं हो रहा बन रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया इसको। ओके, तो ये हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें टेन थीटा बराबर 8/15 दिया है। तो आपको पता है कि टेन थीटा में जो ये क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब कितना 8, आधार कितना 15, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। ये कर्ण हमारा जो है 17 निकल गया। ओके, तो यहाँ से अब मान पुट कर दीजिए। देखिए 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या, लंब बटे कर्ण है 8/17 अपॉन 1 प्लस 8/17। ये पूरे पे रूट है, समझिएगा पूरे पे, ना कि यहाँ पर अलग अलग इसलिए किया कि टाइपिंग करने में नहीं बन रहा था इसलिए मैंने कर दिया। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी जा सकता है। ओके, तो 17 में 8 गया 9/17 और 17 8 25/17, तो ये भाग लग जाएगा। तो क्या होगा, तो ये 17 से 17 कट गया, 9/25 आ गया और 9/√9/25, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3/5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/5। ओके, नेक्स्ट देखिए 3√5, 5√8 और 3√10 का चतुर्थ अनुपात क्या है। तो चतुर्थ अनुपात के लिए एक फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। B/C/A, ये फार्मूला आपका बन जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ इस फार्मूले से आप नहीं कीजिए, डायरेक्ट आप सोच कर देखिए चतुर्थ अनुपात हो क्या सकता है। जैसे A/B समानुपाती C/D, यानी D का मान हमें निकालना है। A क्या है 3√5 और इस अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 5√8 और फिर C कितना है 3√, यानी ये जो शुरू से ही दिया है ABC दिया है और DM से पूछ रहा है चतुर्थ अनुपात, और इस समान अनुपात का मतलब बराबर। तो C का मान 3√10/D हमें फाइंड करना है, चौथा अनुपात फाइंड करना। बस इसको हल कीजिए आपका आंसर। तो ये यहाँ से कट गया, 3 से 3 कट गया, √5 से ये √2 बार में कट गया, बस D बराबर निकल गया यहाँ से √2 गुना 5√8, तो D बराबर 5 गुना √16, क्योंकि ये रूट में 8 है, तो यहाँ से D बराबर कितना हो जाएगा 5 और √16 का मान 4, 5 × 20 आपका, ये D बराबर 20 निकल जाएगा। ओके, तो ये राइट है। तो जरूरी नहीं कि सबके लिए सूत्र याद रखें, हालांकि द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपात पूछे तब फिर आप फॉर्मूला याद रखें तो अच्छा रहेगा, हालांकि उसको भी ऐसे बना सकते हैं। निम्नलिखित सारणी एक वर्ष में 25 बच्चों के वजन में वृद्धि को दर्शाती है, तो वजन में वृद्धि का माध्य मान कितना होगा। तो चलिए यहीं पर कर लेते हैं। टोटल ये इसको ऐड कीजिएगा तो ये टोटल 25 है, और माध्य बराबर क्या होता है, कुल योग अपॉन कुल संख्या, कुल संख्या ये होता है माध्य बराबर। तो कुल संख्या क्या होगा, देखिए वृद्धि हुआ है 4 बच्चे का था और उसके केजी में जो वृद्धि हुआ है 1.5, तो टोटल कितना वृद्धि हुआ है 4 बच्चों पर, तो 6 का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर टोटल अगर देखें तो 10 का वृद्धि हुआ है, यहाँ पर अगर देखें तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 दूनी 19.2 की वृद्धि हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो 15 की वृद्धि हुआ है, और यहाँ पर 32 दूनी 64 यानी 6.4 की वृद्धि हुई है, और यहाँ पर 3.4 की।
तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है अगर देखा जाए तो कितनी हुई है, तो इन सभी का योग 4 2 6 4 10 करीब 0 हाथ रल 1, मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दूं, हाथ रल 1 6 9 6 15 5 20 6 26 3 29 और 1 30 हाथ रल 3 1 1 2 1 3 3 6 60, टोटल 60 की वृद्धि। तो कुल योग इसका यहाँ से कितना निकला 60, और कुल कितने बच्चे हैं इन सभी को ऐड करने पर 25, और ऊपर भी लिखा हुआ था कि 25 बच्चे हैं। तो अब इसको कटाइएगा तो 5 से ये 12 बार में, 5 से 5 बार में, यानी 5 दूनी 10 5 20, 2.4 की वृद्धि हुई माध्य में, यानी इसका माध्य वृद्धि कितनी हुई है 2.4। आज मैंने जानबूझकर ब्लैक स्क्रीन किया है, और हो सकता है इससे आपकी आंखों में जो है थोड़ा राहत मिलेगा, है कि नहीं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लग सकता है। बताइएगा कैसा लग रहा है बैकग्राउंड, नहीं तो फिर वाइट बैकग्राउंड ही रखूंगा अगर ये सही नहीं रहेगा तो। मेरे में से तो ये बेहतर है, इससे आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश करने पर वही ब्याज प्राप्त होता है जो y को 7.5% साधारण ब्याज के दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। तो x अनुपात y, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, भले उसमें डाटा चेंज हो। तो डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, x गुना 9% गुना 5, और इधर y गुना 7.5% गुना 4, बस इसको इक्वल कीजिए, एक्स वाई का मान आ जाएगा, यानी एक्स बटे वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7.5। हम प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ भी कटा सकते हैं, और इधर भी ऊपर भी कटा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म, तो और रहने देते हैं, गुना 4/9 × 5। तो इसका पॉइंट उड़ाए तो नीचे में 10, नीचे में 0। तो अब कटा पिटा के देखते हैं कितना आता है। 25 से 3 बार में, 25 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 3 दूनी 6 अनुपात 25 दिया, 25 दूनी, ठीक है। और भी कर सकते हैं 3 से 3 बार में, तो x अनुपात y, x बटे y बराबर 2/3 आ गया। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपात y इक्वल 2/3। ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b × h, और जो कि हमें 392 दिया है। और पहला लाइन का आधार जो भी हो, यानी आधार जो भी हो उसकी ऊंचाई से 2 गुनी है। यानी मान लेते हैं कि आधार और ऊंचाई से 2 गुना, ऊंचाई को x मान लेते हैं तो आधार 2x हो जाएगा। बस यहाँ पर मान पुट कीजिए, आधार यानी b का मान 2x, h का मान x बराबर 392। तो यहाँ से x² बराबर, इसको 2 से कटाइएगा तो 196। तो x बराबर ये कितना निकल गया 14। तो हमसे पूछा क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई को हमने क्या माना x, तो x ये निकल गया। ओके, बस इस प्रश्न में कुछ है नहीं, आप सूत्र थोड़ा याद रखा कीजिए, प्रश्न जल्दी बन जाएंगे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन तो 2 बार आ गए। अच्छा नहीं, वो वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है। 6 से विभाज्य, वही बात मैंने यहाँ पर बताया कि इसको आप तोड़ दीजिए ना 2 गुना 3 में। 3 से जो संख्या कट जाए और 2 से जो संख्या कट जाए वो संख्या पूरे संख्या 6 से कट जाएगा। तो 3 से काटाने का कोशिश करते हैं।
3, देखिए घटाने का एक रूल और भी है, जितना भी 3 का मल्टीपल है उसको घटा दीजिए। 3 तो 3 से कट ही जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 7 दूनी 9 भी कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 6 कट जाएगा, 5 और 4 मिलकर 9, 3 से कट जाएगा, 8 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा और लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब 2 से भी कटेगा। तो यही जो है 6 से भी, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। बाकी बात कटा के देखिए, नहीं कटेगा। ओके, तो 37, 111, 148 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? तो या तो इसमें जो आपको सबसे अलग नंबर दिखता है उसका मल्टीपल चेक करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लघुत्तम समवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से भाग लग जाए। तो इसका मतलब ये 222 है, क्या ये 111 से भाग लगेंगे? तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, हो सकता है। तो उस हिसाब से ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शन को देखें तो क्या 1 से 11 से ये दोनों कटेंगे? क्या नहीं कटेंगे। तो 2 ऑप्शन खत्म। मेरी बात को समझिए। अब किससे चेक कर सके? अब मैं इसको किससे चेक करूं? तो आप एक नंबर देख रहे हैं 37, क्या देख रहे हैं? 37, जो कि अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो 37 से अगर कट जाए जो संख्या, तो समझेंगे कि वह संख्या पूरे जो है, कहने का मतलब 37 से कटने का मतलब वही संख्या एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि हमने 111 से चेक कर लिया, 2 ही संख्या कट रहा था। अब 37 से जो संख्या कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 37 अगर मैं इसको लास्ट में 2 है, इसका मतलब इसको 6 से गुना करें तो 6 से 42, 7 या 21, 4 25 नहीं आ रहा है, तो ये तो इसका मल्टीपल में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको 37 को 14 बनाने का कोशिश करें, यानी लास्ट में 4 बनाने का कोशिश करें, तो किससे हमको गुना करना पड़ेगा? 12 से। तो 12 से गुना करके देते हैं। 12 7 84, यहाँ 8, 12 3 36, 8 44। बिल्कुल 37 से ये संख्या कट रहे हैं, यानी ये 37 गुना 12 है, तो यही राइट आंसर है। तो ये बिना बनाए आंसर आ सकता है ऐसे। हालांकि आप फिर बनाइए वो तरीका से जो नॉर्मल तरीका होता है। महत्तम समावर्तक पूछ रहा है 42, 63, 105 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त हैं जो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से निकालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी बेसिक तरीका बताता नहीं। हालांकि कई वीडियो में बताया भी है कि अगर मान लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो थोड़ा सा बेसिक लगा लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में बिना बेसिक लगाए भी आंसर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट सके, जो दी गई सभी संख्याओं को भाग लगा सके। क्या हम अगर यहाँ पर बड़ी से मतलब कि वह बड़ी से बड़ी नंबर, तो 630 से कभी ये जो 42 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 63 से ये 42 कटेगा? क्या नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अब 21, ये 7 से तो कटेगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट सके, यानी या भाग लगा सके। लेकिन एलसीएम के केस में क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। ये 2 बात अगर याद रखें तो आपका जो है कि ज्यादातर केस में आंसर में आपको बेसिक से सोल्व नहीं करना पड़ेगा। इस बात को समझिए। तो मैं 7 और 21 में बड़ा कौन है? 21 से क्या 42 कटेंगे? तो हाँ कटेंगे। 63 भी कटेगा 3 बार में, 5 बार में 105 भी कटेगा। तो यही वो बड़ा नंबर है जो इन तीनों को काट रहा है, और यही वो इसका एचसीएफ है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप इसको अगर तरीके से भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, जैसे 63, 105। तो आप पहले वो नंबर को ढूंढिए जो तीनों को भाग लगा सके। तो मैंने डायरेक्ट देखा 21 दूनी 21 तिया 21 पंचे। अब इन तीनों में कोई ऐसा
ये तीनों कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट सके, तो आपका जवाब होगा कि सिर्फ एक ही है जो इन तीनों को काट सके। तो यानी एक 21 आया, एक 1 आया, तो इन दोनों का गुणनफल ही आपका HCF है। ये भी तरीका समझिएगा, यहाँ से LCM भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका 21 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर एक HCF, इसको आप लोग बना के कमेंट कर सकते हैं आंसर को। देखिए 25.2 मीटर लंबे तार को 11:25 में विभाजित किया गया है, तो बड़े टुकड़े की लंबाई क्या होगी? बड़े टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो ठीक है, 25.2 है, बड़ा टुकड़ा की लंबाई 25, अनुपात में कितना 25, लेकिन टोटल कितना 36, 11/25 कितना 36, बस इसको हल कीजिए आपका आंसर। तो यहाँ पर पॉइंट उड़ा दें तो नीचे में 10 हो जाएगा, कटाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, यहाँ पर 36 है। 36 क्यों लिया? क्योंकि टोटल यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर 36 है, इसलिए लिया। तो अब 2 से इसको कटाएं तो ये कितने बार में? 12 दूनी 6 दूनी 126 बार में। 6 से कटेगा क्या? हाँ, 6 से 6 बार में, 6 से आपका 6 दूनी 6 21 बार में। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में। तो ये कितना आ गया? 7 × 5 = 35/2, यानी 35 का आधियां 17.5, 17.5, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 2 पाइप A और B एक खाली टैंकी को क्रमशः 32 घंटा 48 घंटा में भर सकता है। यानी एक A पाइप है, मैं पेन को चेंज कर रहा, थोड़ा अच्छा लगता है लाल कलर में देखने में। A जो है वह 32 घंटे में, B जो है वह 48 घंटे में भर सकते हैं। जबकि जब कोई अन्य पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो C पूरी टैंकी को 64 घंटे में खाली कर देता है। एक C है जो 64 घंटे में खाली कर देता है, ये बात है, ठीक। तो इन तीनों का LCM, और इसको जो लेना है खाली करने वाले को माइनस में लेना है। इनका जो LCM निकलेगा वो टोटल वर्क निकलेगा, इस बात को समझिएगा। तो इसका LCM निकल जाएगा 16 और गुना 3, और क्या, इसका 16 आ गया, 3 आ गया, 16 चौके 4 आ जाएगा, 4, ये LCM हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही होगा। तो अब कहने का मतलब इसको भाग देना थी, यहाँ पर क्षमता निकल कर आएगा। इस पूरे को 32 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? मैं इसको इसलिए इस तरह से लिखा ताकि मैं इसको 32 बना सकूँ, 48 बना सकूँ और 64 बना सकूँ। इस बात को इसलिए मैंने लिखा है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। हालांकि LCM निकालिएगा तो ये तीनों गुना कर दीजिएगा, तो जो भी निकलेगा वो आपका LCM राइट निकलेगा। मैंने इसको डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, आप भी करने का कोशिश कीजिए। तो 32 निकालने के लिए 3 दूनी 6 बच जाएगा, यानी 32 से भाग दीजिएगा तो 48 से भाग दीजिएगा तो ये 4 बच जाएगा, 4 बार में कटेगा, और 64 से 3 बार में। तो ये तीनों की क्षमता निकल कर आएगी। सी की क्षमता माइनस में लेना है क्योंकि ये जो है निकाल रहा है काम, यानी खाली कर रहा है। खाली करने वाले को माइनस में लेना है, भरने वाले को प्लस में लेना है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अब जो कह रहा है क्वेश्चन उसके अनुसार चलना है। तो पाइप A और C को चालू किया गया था शुरुआत में। A और C को हमको टोटल काम इतना करवाना है, 16 या 48 गुना 4, 8 चौके 32, 4 चौक 16, 3 19, 192 काम हमको टोटल करवाना है। और कुछ समय के लिए A और C को खोला। A 6 यूनिट काम करेगा और C 3 यूनिट खाली कर देगा, मतलब 3 यूनिट यहाँ पर काम होगा। पहला कुछ समय तक जो होगा, तो मान लेते हैं कुछ समय के लिए, X समय के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर जो काम कर रहा है A और C, कौन कर रहा है? A + C काम कर रहा है। फिर अब जो आगे व्यक्ति आएगा, यहाँ पर कुछ काम हुआ, बाकी बात बचा काम 192 में से आगे कोई कौन आ रहा है? देखिए, कुछ घंटे बाद A को बंद कर दिया गया और उसी समय B को चालू कर दिया। अब A बंद हो गया, तो अब जो काम करेगा वो B और C करेगा।
बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता -3 है। तो इन दोनों एक साथ करें तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। और टोटल जो इस प्रकार से समय लग रहा है 112 घंटा लग रहा है। इसका मतलब टोटल समय 112, x घंटा तो यहाँ लग चुका है। तो बाकी बात बचा समय 112 में से x घंटा माइनस कर देना, ये बचा हुआ समय है। तो अब यहाँ से x का जो भी मान निकलेगा वह जहाँ पर एक और c काम कर रहा होगा, और 112 माइनस x वो समय होगा जो b प्लस c काम कर रहा होगा। तो ये इस बात को समझिएगा। तो इस 192 बराबर 3x प्लस 112 माइनस x। तो इसको हल करने पर 192 को यानी 112 को इधर लेते आइए तो 0 8 80 और इधर ये 2x। तो यहाँ से देखा जाए तो x बराबर कितना आ गया 40, यानी x समय वो है जो a और c कर रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है b को कितने घंटे के लिए चालू किया है। b को हमने यहाँ पर चालू किया है, यहाँ पर, और यहाँ 112 माइनस x घंटा लगा है। तो b का समय क्या होगा 112 माइनस x और x का मान कितना 40। तो घटाइएगा तो कितना निकलेगा 72 घंटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72 घंटा। ओके, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आराम से बनेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न सभी लोग तो नहीं करेंगे। कुछ दोस्त आराम से कर सकते हैं जो मेरी पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं, या हो सके तरीके को जानते हो तो फिर बना सकता है। ये बोर्ड मास का प्रश्न है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए तो इस बात को समझिए। तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को देखा, इस ब्रैकेट के अंदर भी इस ब्रैकेट को देखा, उसके बाद इसके अंदर इस ब्रैकेट को देखा। तो इस ब्रैकेट में काम करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और है, ये रेकरिंग वाला बार ब्रैकेट है। तो 8 7 15, 9 में 15 गया तो कितना माइनस का 6, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 27, क्योंकि अब ये ब्रैकेट हल होगा। इस ब्रैकेट को मैंने हल कर लिया तो ये ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा 33, और इधर क्या है माइनस का 51। तो ये 33 माइनस 51। तो यहाँ से हल करने पर ये टोटल ये ब्रैकेट जो भी है यहाँ पर भागा है, तो घटाइएगा तो 11 में 3 गया 8, और 4 में 3 गया 1 18 बचा, और इधर क्या है 252 है। तो 252 को 18 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो कटा कर देख लीजिए। 18 बच गया 7, 18 चौके 72, 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। और हाँ, आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो पहले आप वीडियो रोककर थोड़ा सा लाइक कर दीजिए दोस्त। इससे होता है कि देखिए आपका लाइक देखकर, आपका कमेंट, सब्सक्राइबर, ये सब देखकर हमें थोड़ा सा खुशी मिलता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलिए जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है, और जिसके माध्यम से आप वो चीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से बता सकते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रश्न को बताइए क्या करें। यदि 3 tan थीटा बराबर 2 है तो इसको हल करना है, यानी 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम tan थीटा को अगर देखें तो tan थीटा बराबर कितना आएगा 2/3, और अगर मैं इस फिगर में पुट कर दूँ, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का है, तो समकोण त्रिभुज में अगर फिट कर दूँ तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये क्या आएगा रूट 2 दूनी 4, 3 3 9, रूट 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रूट 13, यानी ये कर्ण हमारा रूट 13 आ गया। इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो अब इसमें पुट कर देते हैं 2 sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 2, लंब कितना है 2, और कर्ण कितना है रूट 13। ये मैंने यहाँ पर पाइथागोरस लगाकर इसको मैंने रूट 13 निकाला है, आप भी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उस चीज़ को जानते होंगे लगाने के लिए पाइथागोरस। तो माइनस कोस थीटा का मान क्या आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है 3 है, 3 बटे रूट 13 बटे 2
कोस थीटा मतलब कोस थीटा का मान कितना 3/13 निकला है, √13, तो √13 प्लस एक माइनस ही है। साइन थीटा का मान कितना 2/√13। अब इसको हल कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। तो ये 2 दूनी 4 में 3 जाएगा तो 1/√13 आया। इसको हल किया जाए 2 3 6 में 2 गया 4/√13 आ जाएगा। आप भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा शॉर्टकट हल करें। 1/√13 और √13 ऊपर चल जाएगा और ये 4 नीचे, तो ये √13 कट गया, 1/4 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, अब आप सोचिएगा कि यहाँ पाइथागोरस लगाएं निकालें तो आपको बहुत टाइम जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन मन में ही कीजिए। भले ही मैं यहाँ पर लिख कर समझाने का थोड़ा कोशिश किया, लेकिन मैं अगर करता तो ये चीज़ मैं नहीं करता, क्योंकि हम डायरेक्ट जान जाते कि ये √13 है, कर्ण √13 है। तो उस बात को आप भी फील कीजिए और समझिए। तो देखिए इस क्वेश्चंस को मैंने अलग से लिया है, जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम है उससे इस प्रश्न को उठाया है, और अच्छा प्रश्न है, करना चाहिए। एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त की व्यास है, कोण ADC बराबर 150 है, तो कोण BAC क्या होगा। यानी एक वृत्त है, प्रॉपर नहीं बना होगा, समझिए। इसकी जो AB है ये वृत्त का व्यास है, और यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD क्या है चक्रीय, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये बनाया होगा। ये इसको मैं पेन चेंज करके बना, यानी जी ये चक्रीय चतुर्भुज जो बना कुछ इस प्रकार से बना ABCD, ठीक है बना। तो कोण ADC यानी ये कोण के बारे में 150 बोला है। हमसे पूछ रहा है कोण BAC, अच्छा ऐसे इस कोण के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा का योग कितना 180, अगर ये 150 है तो ये कितना 30, और जब पता है कि आपको ये व्यास से होकर कोई ये अर्ध यहाँ पर वृत्त पर टच करता है और यहाँ से ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, तो ये 90 ये 30, और तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया 120, तो ये कितना 60 डिग्री, तो ये आपका राइट आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, एक त्रिभुज के शीर्ष 4 6 2 2 0 2 है, इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। यानी कुछ इस प्रकार से सवाल ये पूछा है, अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी भी है। बनाइए आप रोक कर वीडियो। देखिए ये क्या है 4 6 है और ये 2 2 है और ये 0 2 है। केंद्रक का निर्देशांक पूछा है, यानी कहने का मतलब कि ये अगर मान लीजिए ये केंद्र है, तो इसका मतलब ये केंद्रक का ये पॉइंट जो बनेगा वह कौन सा बिंदु बनेगा, वह जो होगा उसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे करना है, डायरेक्ट देखिए ये जो बाहर वाला का सबको जोड़ दीजिए, 0 4 2 6, टोटल क्या गो 3 गो, 3 से भाग लगाइए तो कितना हुआ, तो 2। फिर इधर अंदर वाले को 2 6 8 2 6 8 और 2 10 10/3। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गया है या मानून में कहीं पर मिस्टेक हो गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, क्योंकि मैं करने से आपको कराने से पहले मैं खुद भी एक बार रीचेक कर लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पर कराने में प्रॉब्लम ना आए, है कि नहीं। तो देखिएगा मैं मान जरूर इधर ही कुछ गड़बड़ है। 4 6 2 -2 है, ये क्या है -2 0 2। हाँ
तब ना गलती हो रहा है। चलिए, तो ये एक -2 है। तो अब ऐड कीजिए 6, 2 और 6, 8 में 2 गया तो 6 ही बचेगा, और 6 को 3 से भाग दीजिएगा 2, एक मान 2, दूसरा भी मान 2, तो इसका आंसर 2 राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट ये जो आपका x1, x2, x3 को जोड़कर 3 से भाग लगा देना है, वह एक मान निकलेगा। फिर इधर y1, y2, y3 को जोड़कर लगा देना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चंस भी देखिए। मैंने एक जगह से 3 क्वेश्चंस को उठाया और अच्छा है, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ज़्यादातर केस में लोग इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और आप लोग वहाँ पे लगाने लग जाइएगा हाफ x2 माइनस y3 माइनस y2, इस तरह से एक फार्मूला होता है, उसको लगाने लग जाइएगा और लगेगा कि दिन पार हो गया। तो मैं इसलिए उस फार्मूले को यहाँ पर नहीं लगाऊंगा और इसका शॉर्टकट तरीका बताने का कोशिश करूँगा। देखिए कैसे, ये आपका x1 है, ये x2, ये x3, लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, x1, x2, x3 से y1, y2। मैं यहाँ पर ये जो 3 मान है, 3 मान में किसी एक को मैं 0 करने का कोशिश करूँगा, किसी एक को मैं 0 करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 0 करना चाहूँ, इसमें 0 जोड़ूँ या घटाऊँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी 0 हो गया। इस 2 को हम 0 बनाना चाहें तो इसमें हमको 2 घटाना पड़ेगा। तो मैंने इस मान को 0 कर दिया, इस मान को 0 कर दिया। तो अब जो चीज़ हमने यहाँ पर किया वही चीज़ अब इधर भी करेंगे। हमने इसमें 0 जोड़ा, 2 को घटाया, हमने इसमें 0 जोड़ा और 2 को घटाया। तो अब जाकर जो नया मान बनेगा ये 0 + 0 0, 3 में 2 गया 1, 0 + 4 यानी 4 + 0 4, 0 में 2 जाएगा तो माइनस कर दो, ठीक है। तो अब जो ये मान निकल कर आया इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको बाहर बाहर गुना कीजिए, क्या आएगा 0, इसको अंदर अंदर गुना कीजिए, क्या आएगा 4 4, इन दोनों को आप 2 से भाग दे दीजिए, 4 और 0 को जोड़िएगा, 4 और 2 से भाग दे दीजिएगा तो 2 वर्ग इकाई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई। तो ये तरीका आसान तरीका है। हालांकि इसके लिए मैंने एक प्रश्न और लगाया है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। एक क्वेश्चन और होना चाहिए, देख लेते हैं। तो मैं इसको करवा देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। नहीं, एक ही क्वेश्चन है, इसको आप उसी तरीके से लगाइए। हालांकि यहाँ पर एक मान 0 है, ये है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा क्या, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना, जोड़कर 2 से भागा। आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, देखिएगा कितना जल्दी ये सवाल बनेगा। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और मैं इस पर फालतू चीज़ नहीं डालता हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है उसी को मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। तो इसलिए ज्वाइन हो जाइए, है कि नहीं। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ से मैंने साइंस का क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, वो भी बोटनी से यानी वनस्पति विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से हमने इंक्लूड किया। ये वनस्पति विज्ञान का दूसरा वीडियो है, यानी ये दूसरा वीडियो में, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 10 क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लिया था और 10 क्वेश्चंस यहाँ ले रहा हूँ, जिससे कि आपका देखिए इस चैप्टर से आने वाले अधिकतर क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये मैं मानकर चल रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता हूँ 100% सोल्व हो जाए, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन सोल्व होने के चांस है। ओके, तो कहता है कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो बहुखंडन मतलब कि देखिए, यानी विखंडन विधि से बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहु विखंडन यानी बहुत सारे खंडन हो जाए, वो चीज़ के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। तो वो किस में होता है? तो ये आपका प्लाज्मोडियम में होता है, यानी बहुत सारे
खंडन हो जाता है। ये जो प्लाज्मोडियम जीव जो है इसका बहुत सारे विखंडन हो जाते हैं। हालांकि इनका भी होता है, लेकिन ईस्ट में मुकुलन भी हो जाता है। तो इन सभी के बारे में देखिए मैंने ऐड किया है और जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। जैसे ये प्लाज्मोडियम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ कि क्या होता है, तो देखिए प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है। बहुखंडन एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें एक एकल मूल कोशिका को कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। बहुखंडन के उदाहरण प्लाज्मोडियम, स्पाइरोजोआ, शैवाल, ये सब जो है ये प्लाज्मोडियम का उदाहरण है। इसके अंदर ये सब जीव आ जाते हैं। यानी बहुखंडन के जो द्वारा प्रजनन होते हैं उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम, स्पाइरोजोआ, शैवाल ये सब आते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है, याद रख सकते हैं। ईस्ट आमतौर पर बडिंग द्वारा या मुकुलन विधि द्वारा कह सकते हैं, बडिंग का हिंदी ही शायद मुकुलन होता है, नामक प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं जिसमें कोशिका एक हिस्सा अलग हो जाता है, यानी एक बड बना लेता है। ईस्ट में जो है एक बड बना लेता है और एक समान कोशिकाओं में विकसित हो जाता है। हालांकि कभी कभी ईस्ट कोशिकाएं संभोग द्वारा लैंगिक रूप से भी प्रजनन करता है। यानी ये ईस्ट में हो सकता है पूछ ले कि ऐसी, यानी इनमें से 4 ऑप्शन रहे और पूछे कि किस में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होता है। देखिए प्रजनन 2 टाइप के होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक होते हैं कि नहीं। तो जिसमें कि ईस्ट में दोनों तरीका से होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्लेनेरिया अलैंगिक और लैंगिक इसमें भी समान रूप से प्रजनन करते हैं जो ईस्ट में होता है। अलैंगिक प्रजनन अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा किया जाता है जिसके बाद पुनर्जनन होता है। तो प्लेनेरिया में जो है आपका पुनर्जनन विधि भी काम करता है प्रजनन के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन में था राइजोप्स। ये राइजोप्स जो है ये बीजाणु द्वारा विकसित हो जाता है। इस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन के रूप में जाना जाता है। ये राइजोप्स ज़्यादातर जो है दलहनी पौधे के जो जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधे जो होते हैं जैसे कि मूंग, अरहर, मसूर, इन सब के पौधे में ज़्यादा राइजोप्स ये जड़ों में विकसित होता है जो कि बीजाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ओके, तो ये सब तरीका है प्रजनन का, तो याद रखिएगा जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इस क्वेश्चन को मैंने अगले वीडियो में भी लिया था, लेकिन उसमें कुछ अलग क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कहता है। पौधे अस्थायी उत्तक जो कि पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी टहनी वगैरह जो कठोर है, या तो फल का जो आवरण होता है जैसे नारियल का फल हो गया, और भी जिसका कठोर बाहरी आवरण कठोर होता है, वह जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार के उत्तकों के कारण होता है। वह है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के वजह से उसका हार्ड कवरिंग या मजबूती प्रदान करता है पौधों में। सिर्फ कवरिंग में ही नहीं, आपके टहनियों वगैरह में भी, जो ये टहनी वगैरह है उसमें भी जो है आपका ये स्क्लेरेनकाइमा काम करता है जो कठोर करने के लिए। लेकिन अगर पूछे कि टहनियों को लचीलापन किसके वजह से बनता है, तो वो आपका कोलेनकाइमा के वजह से होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। इसकी कुछ मैंने डिटेल्स ऐड कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। यह है तो आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अगले वीडियो में किया था। निम्नलिखित में से कौन परजीवी के रूप में पौधों से विशेष पोषण प्राप्त करता है? तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है कि परजीवी पौधा के बारे में पूछ रहा है। परजीवी पौधा, मलेरिया परजीवी तो है, लेकिन ये परजीवी पौधा थोड़ी ना, पौधों से ये थोड़ी ना मतलब कि अपना पोषण करता है, नहीं। ब्रायोफाइलम जू, ये जू जो माथा में जो नहीं हो जाता है, जिसको ढीला आमतौर पे कहा जाता है, तो ये जू ये भी परजीवी है, लेकिन ये पौधों से पोषण नहीं करता। पौधों से पोषण करता है अमरबेल या अमरलता का नाम सुने होंगे, जो कि ज़्यादातर बेल के पौधे या आम के पौधे पर जिसमें पत्तियां वगैरह नहीं होती, सिर्फ लगेगा कि रस्सी टाइप का है, धागा टाइप का,
तो वो अमरबेल के पौधा, इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, मैंने बताया भी है अगले वीडियो में। देखिए एक बहुकोशिकीय जीव है, यानी जीव देखिए कोशिका के आधार पर कई भागों में बांटा गया, जिसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय है ना, यानी कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया, जिसमें पूछ रहा है कि बहुकोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है। तो ये इसमें से साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय है, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय, पैरामीशियम एक कोशिकीय है। तो इसमें से एगारिकस है वह बहुकोशिकीय जीव है। वो क्या है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब कि जिसकी शरीर की बनावट बहुत तरह की कोशिकाओं से बनी है। जैसे हम लोग का शरीर, हम लोग के जैसे आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस को डाला था कि किडनी जो है किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उसका जवाब आपका नेफ्रॉन होगा। क्या होगा? नेफ्रॉन। और जैसे मस्तिष्क न्यूरॉन कोशिकाओं से बना होता है ना? नहीं, मस्तिष्क नेफ्रॉन को नेफ्रॉन हाँ, ये किडनी नेफ्रॉन से ही बना होता है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन कोशिकाओं से बना होता है। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। और ये दो लाइन जो है हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, इसीलिए मैं कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करने के लिए कि बार बार अगर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बार बार सामने आए तो वह जो है आपका याद रह जाता है। जैसे अभी ने सुना होगा न्यूरोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? इसका मतलब न्यूरॉन कोशिकाओं से संबंधित वाले डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है कि न्यूरोलॉजिस्ट किससे संबंधित है, तो वह मस्तिष्क से संबंधित है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को जो है रिलेट करके याद कीजिए, थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। तो ये साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, इनमें से एक क्वेश्चन मैंने पैरामीशियम से देखा था कि चप्पल के आकार का कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव। तो वो पैरामीशियम जो है वह चप्पल के आकार का पैरामीशियम होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने देखा था। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह होते हैं। अब विभेदित पादप शरीर नहीं होता है पौधा के बारे में है, तो ये सारे के सारे पौधों के ही प्रकार है, जिसमें कि थाइलोफाइटा जो है इसका विभेदित शरीर नहीं होता है। तो थाइलोफाइटा का बाकी बदन सभी का विभेदित शरीर होता है। थाइलोफाइटा के बारे में यहाँ पर मैंने ऐड किया है, समझिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए थाइलोफाइटा का मुख्य लक्षणों को लिखें। क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों से विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह एक थाइलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थाइलोफाइटा कहते हैं। जो इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता। संवहनीय तंत्र जैसे देखिए विभेदित करने का मतलब, अब किसी दूसरे पौधे को लेते हैं तो उसका देखिएगा तना अलग, जड़ अलग, लेकिन इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा थाइलोफाइटा में कि जड़ किधर है, तना किधर है, पत्ती किधर है। तो इसलिए इसे विभेदित शरीर वाला नहीं कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से बीज का आवरण बनाता है, यानी कौन, इन चार ऑप्शन में से कौन जो है बीज का आवरण बनाता है? तो ये इसमें अध्यावरणी जो है, ये बीज का आवरण यानी बीज का कवर को जो बनाता है वो अध्यावरणी द्वारा बनता है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। माँ के बाद ये सब अलग है, इस बात को समझिएगा। इसके बारे में देखिए, आवरण वाले बीज को जो हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, दो तरह के आपने पढ़ा होगा कि बीज के आधार पर जो पौधों को दो प्रकार से बांटा गया, एक एंजियोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म। तो ये जिस भी पौधे के बीज में अगर बाहर से कवर हो, जैसे मान लीजिए अंदर में चना का बीज देखे होंगे कि बाहर से कवर होता है, अंदर में बीज होता है ना, तो वो कवरिंग वाला है। तो इसका मतलब वो किस तरह के पौधे हैं, वो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आएंगे। बात समझ रहे हैं? और जिसके ऊपर में कवर नहीं है, जैसे चीड़ का बीज में, देवदार के बीज में, तो इन सब में जो है आपका कवर नहीं होता है, बीज में कवर नहीं होता है, तो वो आपका जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल से चर्चा किया था।
भले ही वो थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगे उम्मीद करते हैं। तो इनमें देखिए, इस वीडियो में इन और क्वेश्चन को लेने का मतलब कि जो भी बचा कुचा क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर सकूँ, इसलिए मैंने लिया। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल से, जिससे कि आप लोग के लिए जो तैयारी में है जो है थोड़ा सहायता मिल सके, है कि नहीं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है? तो पादप रोग मतलब कि पौधों से संबंधित रोग के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे रेड ब्लाइट रोग, या गेहूं में जो वाइट ब्लाइट रोग होता है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो ये सब पादप का रोग है, ब्लाइट रोग। ब्लाइट रोग कई तरह के होते हैं, लेकिन स्तन शोध ये सब नहीं है, ये जंतु सब में। बोटुलिज्म, कोक्सीडायोसिस, ये सब जंतुओं में होता है, ना कि पादपों में। पादपों का रोग यहीं पर है, वो ब्लाइट है। चलिए कुछ इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट को जानते थोड़ा। यहाँ पर देखिए, ब्लाइट फंगल बीजाणुओं द्वारा फैलता है, यानी बीजाणुओं द्वारा, राइजोप्स के द्वारा, जो संक्रमित पौधों से कीड़ों, हवा, पानी और जानवरों द्वारा ले जाते हैं और फिर मिट्टी पर जमा हो जाते हैं। और रोग बढ़ाने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए ओस, बारिश, मिट्टी में फंगल बीजाणु के संपर्क में आते ही वे प्रजनन करते हैं। यानी ब्लाइट फंगल जो होता है वह प्रजनन, नमी के क्षेत्र में आते ही प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। पोटैटो ब्लाइट, यानी जो आलू का झुलसा रोग होता है उसको हम कहते हैं पोटैटो ब्लाइट, जिसे लेट ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। आलू के एक अलग रोग अर्ली ब्लाइट, मैंने क्या कहा, ब्लाइट के कई रोग भी होते, कई तरह के रोग होते हैं, सिर्फ आलू में ही नहीं, गेहूं में भी होता है और आपका गन्ना में भी होता है। तो कई तरह के पौधे में ये सब देखा जाता है। जैसे यहाँ पर आलू का पत्तों, कंदों और हमला करता है, यानी पत्तों पर हमला करता है, जिससे कि सड़न होती है। यह गर्म गीले मौसम में सबसे आम है। यही रोगाणु टमाटर को भी प्रभावित करता है। तो ये बहुत सारे मतलब कि पौधों के ही रोग से रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है? पुष्प का भाग, जैसे मैं यहाँ पर पुष्प, पर्णविरिंत है, जयांग है, पुंकेसर है, बायदल है। तो मैं अगर पुष्प को देखूं तो हालांकि इसमें तो पर्णविरिंत जो है वो पुष्प का भाग नहीं, ये पत्तों का भाग है। अगर आप पत्तों को गौर से देखें तो ये जो पर्णविरिंत है इसको कहते हैं हम पर्णविरिंत। तो पत्तों के जो भाग है इस भाग को हम पर्णविरिंत कहते हैं। बाकी बात जयांग, पुंकेसर, बायदल ये सब पुष्प का भाग है। तो यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं इस फिगर से, देखिए, है ना, पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल पुंज और अंडाशय, वर्तिकाग्र, तंतु, फिलामेंट जो भी है, ये सब जो है ये पुष्प का भाग है। लेकिन वहां पर जो था आपका पर्णविरिंत वह पत्तियों का भाग है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैमेलिया साइनोसिस एक पौधा है जो डैश उत्पन्न करता है। यानी कैमेलिया साइनोसिस एक पौधा है जो किसको उत्पन्न करता है, यानी उससे क्या उपज होता है, ये सब। तो चाय की जो उत्पन्न होती है इस पौधे से होती है, कैमेलियो साइनोसिस। ये क्वेश्चन मेरे में से आप पहली बार सुने होंगे या तो कभी कदार पढ़े होंगे, लेकिन हमको लगता है जनरली पहली बार सुने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तारपीन के तेल का स्रोत है? तो ये इसमें पाइन्स का जो पौधा है ये तारपीन के तेल का स्रोत है। सिर्फ तारपीन का तेल का, पाइन्स के पौधा नहीं, और भी चीड़ के भी पौधे से हम तारपीन का तेल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पाइनस पौधे में समान रूप से चीड़ के पेड़ के रूप में जाना जाता है। तारपीन का तेल पाइनस
के पौधे या चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है ना। एक रॉल होता है जो चीड़ राल नामक इस पौधे द्वारा निर्मित करता है। इस रॉल भाग में तेल मौजूद होता है, यानी एक पार्ट होता है जहाँ पर चीड़ रॉल नामक एक चीज होता है जिसके वजह से वहीं पर उसी में यानी तेल वाला भाग होता है जहाँ से तेल हमें प्राप्त हो। जैसे हम चिकना गोटा का बात करते हैं तो वो तेल वाला भाग क्या है, बीज है। तो इस पौधे में भी जो रोल नामक चीज है उसी से भी तेल प्राप्त होता है। पाइनस के पौधे, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, अब नहीं है। तो ये टोटल मैंने जो है 21 क्वेश्चंस मैथ के कराए हैं इसमें, और साइंस के 10+ क्वेश्चंस इंक्लूड किया था। तो आपको ये कॉम्बिनेशन सेशन जो है वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि पसंद तो आया होगा। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करो, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हो सकता है आने की संभावना प्रबल हो, उस तरह के क्वेश्चंस को ला सको, है कि नहीं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो आप एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। स्टडी ग्रुप में या तो किसी न किसी दोस्त के पास जिसको आप चाहते हैं कि शेयर करना, उसको कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम समझेंगे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो और भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं, पूरे मेहनत से पूरे दिल से बनाकर लाऊं, है कि नहीं। तो बाकी बात क्या बोलूँ, आप बाकी बात तो आप खुद समझदार हो, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।